हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम एक बहुत अच्छा सा टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहा जाता है। कि मतलब क्या है कि हमने पूरी तरीके से प्रोग्राम किया है, पूरी तरीके से हमने पहले जेनेटिकली अरेंज किया, उसी के बाद ही हम एक सेल की डेथ कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सडनली हमने डेथ कर दी, नहीं, पूरी तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम चलता है, प्रोग्रामिंग चलती है। तो ये होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अगर हम ग्रीक में एपोप्टोसिस का मतलब समझने की कोशिश करें ना, तो इसका मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। फॉलिंग ऑफ मतलब कैसे कि जैसे अगर हम एक पेड़ को देखें तो पेड़ से किस तरीके से उसकी पत्ती गिर जाती है, तो सेम यहाँ पर एपोप्टोसिस होता है जिसमें प्रोग्राम्ड सेल डेथ की जाती है। तो अगर हम यहाँ पे एपोप्टोसिस के बारे में देखें तो एपोप्टोसिस एक एनर्जेटिक प्रोसेस होता है जिसके लिए आपको क्या यूटिलाइज करनी पड़ेगी, आपको अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एपोप्टोसिस जो है वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड की जाती है, यानी कि जो आपके जीन्स है वो कंट्रोल करते हैं इस एपोप्टोसिस को। ऐसे नहीं कि आज मन किया तो चलो सेल की डेथ कर देते हैं, नहीं, पूरी तरीके से यहाँ पर एक प्रोसेस चलेगा, सिग्नलिंग चलेगा, तभी सेल की डेथ होगी। अगर हम यहाँ पर देखें कि सेल में किस तरीके के चेंजेस आते हैं जब उसको एपोप्टोसिस करने के लिए, उसको बहुत सारे तरीके से चेंजेस लाने पड़ेंगे। सबसे पहले जैसे हमने कहा कि इस तरीके से हमारे पास एक सेल है, ये बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल सेल है जिसके पास उसका साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो ये कौन सा सेल है? ये नॉर्मल सेल है। अब सेल ने क्या किया, सेल को जाना है, श्रिंक होना है। सेल को क्या होना है, अगर एपोप्टोसिस जाना है तो सेल को श्रिंक होना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसका साइटोस्केलेटन डिग्रेड होने लगेगा। साइटोस्केलेटन डिग्रेड क्यों होने लगेगा? क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन करता है साइटोस्केलेटन। अगर आप साइटोस्केलेटन को डिग्रेड करोगे तभी ये सेल क्या होने लगेगा, तभी ये सेल धीरे 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 इस तरीके से श्रिंक होने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर इसका साइटोस्केलेटन डिग्रेड हुआ जिसकी वजह से सेल ने क्या शो की, श्रिंकेज शो की। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, इसका न्यूक्लियर एनवलप डिसअसेंबल हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवलप क्या होने लगेगा, डिसअसेंबल होने लगेगा। जो न्यूक्लियस को मेंटेन करके रखता है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है, वो यहाँ पे होने लग गया डिसअसेंबल। तो न्यूक्लियर एनवलप डिसअसेंबल। इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, जो डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, वो परमानेंटली कंडेंस हो जाएगा। एक हम कहते हैं कि कंडेंस होता है जब सेल साइकिल चलती है, नहीं, यहाँ पर जो न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर जो क्रोमैटिन है, वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली कंडेंस हो जाएगा। तो इस तरीके का कंडेंस वो तभी होगा जब हमें क्या करवानी है, जब हमें यहाँ पर एपोप्टोसिस करवानी है। तो ये प्रोसेस हो रहा है परमानेंटली। उसी के आगे अगर हम बात करें, यहीं पे बात खत्म नहीं होगी। उसी के साथ साथ क्या होगा, जो सेल का सरफेस है वो बल्ज आउट होने लगेगा, यानी कि इस तरीके से ये जो सेल का सरफेस आप देख सकते हैं बल्ज आउट हो रहा है इस तरीके से। इस चीज को एक और भी बोलते हैं कि सेल में क्या हो रहा है, सेल जो है, सेल में ब्लैबिंग हो रही है और सेल का जो आउटर सरफेस है वो बल्ज आउट होना शुरू कर गया। उसी के साथ साथ यहाँ पर सेल की ब्लैबिंग होने के साथ साथ जो सेल है वो अब फ्रेगमेंट्स बनाने लगेगा, डीएनए के भी और खुद के भी। तो यहाँ पर क्या होगा, इस तरीके से अब ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर डीएनए के भी फ्रेगमेंट्स हो चुके हैं। डीएनए के फ्रेगमेंट्स होने के बाद फाइनली क्या होगा, फाइनली अगर बहुत बड़ा सेल है तो ये जो सेल है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यानी कि सेल के भी क्या हो गए, सेल के भी फ्रेगमेंट्स हो गए हैं। इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोला जाएगा, एपोप्टोटिक बॉडीज। इनको बोला जाता है एपोप्टोटिक बॉडीज, क्योंकि एपोप्टोसिस में बनी है इसलिए एपोप्टोटिक बॉडीज है ये सारी की सारी जो छोटी छोटी हैं। अब यहाँ पर कौन आएगा, अब यहाँ पर आएगा मैक्रोफाज और इनको एनगल्फ कर लेगा, क्योंकि एपोप्टोटिक बॉडीज का कुछ काम नहीं है तो इनको एनगल्फ कर लिया जाएगा, फेगोसाइटोसिस कर लिया जाएगा मैक्रोफाज के द्वारा। तो यहाँ पर फाइनली क्या होगा, इस तरीके से ये हम बना सकते हैं कि ये कौन है, ये मैक्रोफाज है। मैक्रोफाज का तो काम ही होता है चीजों को एनगल्फ करना, तो यहाँ पर मैक्रोफाज आएगा। इस तरीके से हमारी छोटी छोटी एपोप्टोटिक बॉडीज प्रेजेंट थी, उनमें सब कुछ डिग्रेडेड प्रेजेंट था, साइटोस्केलेटन डिग्रेड हो गया था, डीएनए डिग्रेड हो गया था। तो इनका ये सब क्या कर लेगा, इनका ये सब एनगल्फ कर लेगा। इन शॉर्ट इस तरीके से यहाँ पर एपोप्टोसिस चलता है। ये हमने बहुत शॉर्ट में देखा कि डीएनए कंडेंस हो जाता है, फ्रेगमेंट्स में टूटने लगता है, बल्जिंग आउट हो जाती है, ये सारी चीजें हो जाती हैं।
वहीं अगर हम कंपेयर करें इसको नेक्रोसिस से, तो नेक्रोसिस और इसमें बहुत डिफरेंस आता है। नेक्रोसिस कब होता है? जब सडनली किसी सडन एक्सीडेंट की वजह से, किसी सडन ट्रॉमा की वजह से यहाँ पर डेथ हो रही है, या फिर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई हो रही है, किसी सेल के पास क्या नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है। तो अगर हम यहाँ पर देखें नेक्रोसिस के बारे में, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस को हम कंपेयर करते हैं। तो अगर हम एपोप्टोसिस को देखें तो वो क्या होती है, वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है। यहाँ पर सेल पूरी तरीके से प्रोग्राम करता है कि हाँ ठीक है चलो अब इसको मारना है, सोचता है, सारे जो आसपास के सेल हैं वो भी प्रोग्रामिंग देते हैं, मैसेजेस देते हैं। वहीं यहाँ पर एपोप्टोसिस जो होता है वो एकदम से होता है। ये किसकी वजह से होता है? ये किसी ट्रॉमा की वजह से होता है, या फिर ये किसकी वजह से होता है? लेस ब्लड सप्लाई, अगर किसी सेल को सप्लाई नहीं मिल रही है, अच्छे से ब्लड नहीं मिल रहा है, तो इस कंडीशन में ये होता है। उसी के अलावा अगर हम कुछ और फर्क देखें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो बाहर रिलीज नहीं होता है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कोई साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बाहर रिलीज नहीं है। एपोप्टोटिक बॉडीज बनी, यहाँ पर क्या कर लिया गया, मैक्रोफेज ने आके उसको एनगल्फ कर लिया। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इज नॉट रिलीज आउट। अगर यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिलीज आउट नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आसपास के सेल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आसपास के सेल को पता भी नहीं चल रहा कुछ हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट रिलीज आउट होता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट क्या होगा, रिलीज आउट होगा। तो यहाँ पर जितनी भी डैमेज चीजें हैं वो भी बाहर जा रही है, क्योंकि ये सेल है, इससे सारी चीजें अपनी बाहर देती। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होंगे, जो प्रोटीन्स होंगे, सब बाहर जा रहे हैं। यहाँ पर टॉक्सिक मटेरियल सब बाहर रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाहर के सेल्स हैं वो भी डैमेज होने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन नहीं होती। इन्फ्लामेशन क्यों नहीं होगी? क्योंकि कुछ सेल्स को पता ही नहीं चला, बाहर के सेल्स को, कि कुछ हो गया। वही यहाँ पर इन्फ्लामेशन होनी जायज है, क्योंकि यहाँ पर आपने सारे कंटेंट को बाहर रिलीज कर दिया। तो इस वजह से यहाँ पर नेक्रोसिस में क्या होगी, इन्फ्लामेशन होती है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेल श्रिंक होता है। लेकिन वही यहाँ पर क्या होगा, सेल स्वेल करेगा। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। अगर हम आगे देखें एपोप्टोसिस के बारे में, तो एपोप्टोसिस अगर हम नॉर्मली देखें तो किस किस कंडीशन में देख सकते हैं। जैसे कि जब हमारी फिंगर्स होती है, हमारी जो फीट की फिंगर्स है और जो हमारी हैंड की फिंगर्स है, उनके बीच में जब इस तरीके से स्पेस लाना होता है, ये जो इस तरीके से जब भी स्पेस लाना होगा हैंड की और फीट में, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसके लिए यहाँ पर सेल डेथ होनी जरूरी है। क्योंकि पहले सब चीजें ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अलग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर फिंगर्स के बीच में सेल डेथ होने लगती है। तो ये जो फिंगर्स है ये भी किस वजह से होती है, सेल डेथ की वजह से होता है। प्रोग्राम सेल डेथ होता है, तो ये किस तरीके से होता है, एपोप्टोसिस होता है। इसी के साथ अगर हम देखें, जैसे कि अगर टैडपोल फ्रॉग में जब कन्वर्ट होता है, तब उस कंडीशन में उसको टेल की कोई जरूरत नहीं होगी। तो इस टेल का भी क्या किया जाता है, इस टेल के भी सेल्स का एपोप्टोसिस हो जाता है, सो दैट यहाँ पर फ्रॉग को तो टेल चाहिए नहीं, टैडपोल को चाहिए थी। तो इस कंडीशन में भी क्या हुआ, एपोप्टोसिस होता है। तो ऐसे बहुत सारी कंडीशन है जिसमें नॉर्मली एपोप्टोसिस देखा जाता है। ऐसे ही अगर बी सेल है और टी सेल है और वो किसके सेल्फ रिएक्टिव है, यानी कि वो हमारे खुद के बॉडी को डैमेज कर सकते हैं, इस कंडीशन में भी इनका क्या कर दिया जाता है, एपोप्टोसिस कर दिया जाता है, ताकि वो हमारी खुद की बॉडी को डैमेज ना करे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है कि एपोप्टोसिस कहाँ की जाती है। अगर हम इससे आगे बढ़े तो यहाँ पर एपोप्टोसिस और नॉर्मल सेल में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। अगर हम यहाँ पर नॉर्मल सेल देखें तो नॉर्मल सेल में हमें पता है कि क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड बाइलेयर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो लिपिड बाइलेयर है। तो यहाँ पर जो लिपिड बाइलेयर में अंदर की तरफ होता है ना, उधर क्या प्रेजेंट होता है, उधर प्रेजेंट होता है फॉस्फाडिडाइल सेरीन। फॉस्फाटिडाइल सेरीन नॉर्मल सेल में इनर लीफलेट में होता है, ना कि आउटर लीफलेट में। ये वाला जो है ये आउटर लीफलेट होता है, ये वाला जो है इनर लीफलेट में होता है। तो इनर लीफलेट में ही आपको फॉस्फाटिडाइल सेरीन देखने को मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन यहाँ पर जब एपोप्टोटिक स्टिमुलस आएगा तो उस कंडीशन में जो फॉस्फाटिडाइल सेरीन है इसको बाहर भेज दिया जाता है, यानी कि इसका क्या हो जाता है, इसका फ्लॉप कर दिया जाता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में इसका फ्लॉप मूवमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो फॉस्फाटिडाइल सेरीन है ये कहाँ की तरफ आ जाएगा, ये इस तरीके से बाहर की तरफ आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज फॉस्फाटिडाइल सेरीन। अब क्या है, अब यहाँ पर ये बाहर की तरफ है, तो ये एक तरीके से मैसेज होता है कि मेरे को आके मैसेज
मैसेज दो, मेरे को आके खा जाओ। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है एपोप्टोटिक सेल। एपोप्टोटिक सेल ऐसा सेल है जिसके पास फॉस्फोडिडाइलसेरिन बाहर की तरफ है। तो यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा मैक्रोफाज। मैक्रोफाज के पास किसका रिसेप्टर होगा, फॉस्फोडिडाइलसेरिन को पहचानने का रिसेप्टर होगा। अगर किसी के पास ये फॉस्फोडिडाइन बाहर प्रेजेंट है तो इसका जो ये रिसेप्टर है ये फॉस्फोडिडाइलसेरिन को पहचान लेगा और इसको क्या कर लेगा, इसको एनगल्फ कर लेगा, इस सेल को क्या कर लेगा, एनगल्फ कर लेगा। तो ये एनगल्फ कर लेगा मैक्रोफाज जब फॉस्फोडिडाइलसेरिन बाहर होगा, और ये वाली कौन सी कंडीशन होती है, एपोप्टोटिक कंडीशन होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारा एपोप्टोसिस करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कुछ प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है जो कि ये सारा डिग्रेडेशन करवाने में मदद करते हैं। उन प्रोटीन्स का जो नाम होता है उनको बोला जाता है कैस्पेसेस। इनको कैस्पेसेस बोलने का एक बहुत बड़ा रीजन है, ये क्या होते हैं, ये प्रोटीएज होते हैं। प्रोटीएज मतलब ऐसी चीज जो कि क्या करेंगे, जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेंगी, यानी कि एंजाइम है जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले। तो अगर हम इन कैस्पेस के स्ट्रक्चर को देखें, इस तरीके से हमने बोला कि ये कैस्पेस है, तो इस कैस्पेस की जो एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट यानी कि ऐसी साइट जो कि काम कर रही है, इसकी एक्टिव साइट पे क्या प्रेजेंट होता है, सिस्टीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है। और ये सिस्टीन अमाइनो एसिड किसको टारगेट करेगा, किसी भी प्रोटीन को टारगेट करेगा जब उनका डिग्रेडेशन करवाने, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन होता है एपोप्टोसिस में। तो ये किस पे एक्ट करता है, ये एस्पार्टेट अमाइनो एसिड पे एक्ट करेगा। ये कहां जाएगा, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड की तरफ जाएगा और यहाँ पर ये क्या लगा सकता है, कट लगा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या आता है, कैस्पेज आता है। कैस्पेजेस में अगर हम जो देखें, सी वर्ड जो है वो किधर से आ रहा है, वो सिस्टीन अमाइनो एसिड से आ रहा है, और एस्प वर्ड कहां से आ रहा है, एस्पार्टेट से आ रहा है। तो इसलिए इन वालों को क्या बोलते हैं, इन एंजाइम्स को ऐसे बोलते हैं सिस्टीन डिपेंडेंट, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इनकी एक्टिव साइट पे प्रेजेंट है सिस्टीन अमाइनो एसिड। तो दे आर व्हाट, दे आर सिस्टीन डिपेंडेंट एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज, एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज। इस तरीके से यहाँ पर इनकी कहानी चलती है। ये कौन है, ये कैस्पेसेस है, जो एपोप्टोसिस में इन्हीं का ही सबसे बड़ा सा रोल आता है। अब ये जो कैस्पेस होते हैं ये भी एक तरीके के नहीं होते, बहुत सारे तरीके के हमें कैस्पेस दिखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट कैस्पेस अ बिट। अगर हम यहाँ पर कैस्पेसेस के बारे में देखें तो टोटल 12 टाइप्स के कैस्पेसेस मैमल्स में आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि कितने हैं, 1 दर्जन 12 हम समझ सकते हैं। इनमें से भी ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इन्फ्लामेशन कॉज करवाते हैं जो सेल में, और एक होते हैं जो एपोप्टोसिस कॉज करवाएंगे। यहाँ पर जो इन्फ्लामेशन कॉज करवाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, 1, 4, 5, 11 एंड 12। वहीं जो एपोप्टोसिस कॉज करवाते हैं वो बचे कुचे हुए, जैसे कि 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10। ये सारे जितने भी होते हैं ये एपोप्टोटिक होते हैं। अब इन एपोप्टोटिक वालों में भी 2 कंडीशंस आती हैं। एक आते हैं इनिशिएटर कैस्पेस, नाम से ही पता चल रहा है ऐसे कैस्पेस जो कि कहानी की शुरुआत करवाएंगे, यानी कि जो एपोप्टोसिस की शुरुआत करवाएंगे। तो इनमें आते हैं 2, 8, 9 एंड 10। दूसरे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं एग्जीक्यूटनर। एग्जीक्यूटनर का मतलब क्या होता है, ऐसे जो कि क्या करवाएंगे, जो कि यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाएंगे इस प्रोसेस को। तो यहाँ पर दूसरे होते हैं एग्जीक्यूटनर कैस्पेस। तो बच्चे कुछ जितने भी हैं वो इसमें आ जाएंगे, जैसे कि 3, 6, 7, ये सारे जो है वो एग्जीक्यूटनर कैस्पेसेस होते हैं। इतनी बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जितने भी कैस्पेस होते हैं ना, इनको इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है। इनको किस फॉर्म में रिलीज किया जाएगा, इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज किया जाता है। और जब कोई स्टिमुलस आएगा तभी इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि अगर इनको आप हर टाइम एक्टिव रखोगे तो ये तो हमारी बॉडी का पूरा अच्छे से सत्यानाश कर सकते हैं, ये हमारे सारे सेल्स को डैमेज कर देंगे। तो इसलिए इनको क्या किया जाता है, इनको इनएक्टिव फॉर्म में रखा जाता है। तो होगा क्या यहाँ पर, इस तरीके से जैसे मैंने बोला कि कोई एपोप्टोटिक स्टिमुलस आया इस तरीके से। तो इस एपोप्टोटिक स्टिमुलस ने सबसे पहले क्या किया, जो इनिशिएटर प्रोकैस्पेस थे उनको ये किस में कन्वर्ट करेगा, उनको ये कन्वर्ट करेगा इनिशिएटर कैस्पेस में, क्योंकि ये इनिशिएटर कैस्पेस जो है ये एक्टिव है।
ये वाले जो पहले वाले थे दीज आर इनएक्टिव, इसलिए हमने प्रो वर्ड यूज किया। वहीं ये वाले जो है ये एक्टिव है। एक बार इनिशिएटर कैस्पेस एक्टिव हो गए ना तो ये आगे बढ़ते हैं। ये किसके पास जाएंगे, ये एग्जीक्यूटिनर कैस्पेस के पास जाएंगे और उनको क्या करेंगे, उनको एक्टिवेट करेंगे। ये वाले कौन से हैं, ये प्रो कैस्पेस वाले। इनको किस में कन्वर्ट कर दिया, इनको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कैस्पेस में। तो ये थे इनएक्टिव और ये थे एक्टिव। तो इस तरीके से यहाँ पर, और ये आगे जाके क्या करेंगे, ये आगे जाके एपोप्टोसिस करवाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इन शॉर्ट ये कैस्पेसेस जो है वो वर्क करते हैं। अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो एपोप्टोसिस की टोटल 2 साइकिल चलती है। टोटल 2 तरीके से एपोप्टोसिस वर्क करता है। 2 पाथवे होते हैं एपोप्टोसिस के वर्क करने के। एक तो होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे का मतलब क्या हुआ कि बाहर से मैसेज आता है, और दूसरा होता है इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे यानी कि अंदर से मैसेज आ रहा है। तो इंट्रिंसिक पाथवे में किसका रोल आता है, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे मैसेज लेकर आता है अंदर की तरफ। एक्सट्रिंसिक पाथवे यानी कि बाहर से मैसेज आ रहा है, बाहर से कोई और सेल बता रहा है कि भाई तुझे सुसाइड करना है, तुझे मरना है। तो इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन होती है। अगर मैं आपको सबसे पहले बहुत छोटी सी चीजों से समझाना शुरू करूं, तो जैसे कि हम यहाँ पर सबसे पहले बहुत ऊपर ऊपर से समझते हैं। तो जैसे अगर मैंने बोला कि यहाँ पर एपोप्टोटिक सिग्नल आया, एपोप्टोटिक सिग्नल कहां से है, बाहर से आ रहा है। एपोप्टोटिक सिग्नल किस में आएगा, एक्सट्रिंसिक पाथवे में आएगा। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे में जब एपोप्टोटिक सिग्नल आ चुका है तो ये किसको मैसेज देगा, ये सेल में मैसेज देगा। तो सेल में इस मैसेज को रिसीव करने के लिए प्रेजेंट होता है अडेप्टर प्रोटीन। ये अडेप्टर प्रोटीन किस तरीके से क्या करेगा, ये इस तरीके से रिसीव करता है। इस तरीके से कुछ अडेप्टर प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसने क्या किया, इसने एपोप्टोटिक सिग्नल को रिसीव किया। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेल के अंदर प्रोकैस्पेस प्रेजेंट होगा। सबसे पहले इनिशिएटर प्रोकैस्पेस प्रेजेंट होता है। तो इनिशिएटर प्रोकैस्पेस इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, इस इनिशिएटर प्रोकैस्पेस की कुछ इस तरीके से डोमेन होती है। ये सबसे पहले किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मोनोमर फॉर्म में प्रेजेंट है, इनएक्टिव फॉर्म में फिलहाल है ये। अगर हम यहाँ पर देखें, ये इसका सी टर्मिनल होता है, ये इसका एन टर्मिनल है, क्योंकि ये प्रोटीन है तो ऑब्वियसली एन टर्मिनल सी टर्मिनल होगा। ये वाला जो साइट है, ये वाली साइट होती है अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन, क्योंकि ये वाली साइट किससे इंटरैक्ट करेगी, अडेप्टर से इंटरैक्ट करेगी। तो ये है अडेप्टर बाइंडिंग डोमेन। वहीं जो ये ब्लैक कलर वाला रीजन है, ये एक्चुअल में कौन सा होता है, प्रोटीएज डोमेन होता है, जो कि असल में क्या करेगा, डिग्रेडेशन करेगा या फिर क्लीवेज करेगा। तो ये है प्रोटीएज डोमेन। अब यहाँ पर किस तरीके से कहानी होगी, जब मैसेज आया तब यहाँ पर ये इनिशिएटर कैस्पेस प्रेजेंट है। ये अभी फिलहाल इनएक्टिव फॉर्म में इनिशिएटर कैस्पेस, और अभी ये किस फॉर्म में है, प्रो कैस्पेस की फॉर्म में। तो यहाँ पर 8 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर 9 भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये जो प्रोटीएज जगह है ना, इस प्रोटीएज जगह में भी 2 साइट प्रेजेंट होती है इस तरीके से। यहाँ पर ये कौन सी साइट होती है, इसको बोलते हैं क्लीवेज साइट, जो कि क्या करेगी, जहां पे असल में कट लगेगा, क्योंकि इनको अभी हमें एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इनको भी हमें कट करना पड़ेगा। तो इनके पास भी कौन सी साइट प्रेजेंट होती है, क्लीवेज साइट प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये अडेप्टर प्रोटीन आएगा, इसी के साथ साथ ये मोनोमर आएंगे। कितने मोनोमर आएंगे, यहाँ पर 2 मोनोमर आएंगे। 2 मोनोमर आने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा, और उसी के साथ साथ वो किसके साथ बाइंड हो जाएंगे, अडेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे, क्योंकि वो मैसेज लेकर आए। जब डाइमराइजेशन होगा तो एक्टिवेशन भी होगा और क्लीवेज भी होगा, और उसी के साथ साथ क्या होता है, क्लीवेज भी होता है। किस तरीके से ये सारी कंडीशन चलेगी, हम एक एक करके देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने बोला, यहाँ पर इस तरीके से अडेप्टर प्रोटीन है, ये अडेप्टर प्रोटीन है, इस तरीके से यहाँ पे आ गया। इस अडेप्टर प्रोटीन ने किसके साथ इंटरैक्ट किया, यहाँ पर जो मोनोमर था प्रोकैस्पेस, उसके साथ यहाँ पे उसने आके बाइंडिंग की। ये इसका एन टर्मिनल, ये इसका एन टर्मिनल। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये पूरा का पूरा रीजन प्रेजेंट था, ये ऐसे पूरा रीजन प्रेजेंट। यहाँ पर ये इसकी क्लीवेज साइट भी थी, और यहाँ पर ये ऐसे, ये इसका ये वाला पार्ट, ये इसका ये वाला पार्ट, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्लीवेज साइट। अभी ये कुछ इस तरीके से इनका डाइमर बन जाता है। एक बार यहाँ पर इनका डाइमर बन गया
तो ये जो कैस्पेज है इनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, इनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगे। जैसे ही टाइमर बनता है तो ये एक्टिव हो जाते हैं। अब इस एक्टिविटी में क्या होता है, ये जो कैस्पेज है ये इसको कट करेगा और ये वाला जो कैस्पेज का पार्ट है ये इसको कट करेगा। दोनों क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। तो इस वजह से अब रिजल्ट क्या मिलता है हमें, फाइनली किस तरीके से मिलेगा, ये वाला एन टर्मिनल यहाँ पे प्रेजेंट था अडैप्टर प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन प्रेजेंट थी। अब हमने क्लीवेज साइड पे कट कर दिया, तो इसकी वजह से ये वाला जो रीजन है ऐसा का ऐसा प्रेजेंट रहेगा, ये वाला रीजन ऐसा का ऐसा प्रेजेंट होगा। लेकिन ये जो ग्रीन वाला रीजन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो अब हम बोल सकते हैं कि फाइनली ये क्या हो चुका है, ये एक्टिव कैस्पेज है। ये अब हम बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट, दिस इज फाइनली एक्टिव कैस्पेज। और कौन सा कैस्पेज है, ये इनिशिएटर कैस्पेज है। एग्जीक्यूटर की बात नहीं हो रही है, अभी इनिशिएटर की हो रही है। तो हमने इनिशिएटर को कैसे एक्टिवेट किया, ये मोनोमर के फॉर्म में प्रेजेंट था, इनएक्टिव था, सिग्नल आया, अडेप्टर ने 2 मोनोमर से बाइंड किया, जिसकी वजह से यहां पर इनकी जो प्रोटीएज एक्टिविटी थी वो एक्टिव हो गई। डाइमर बनने की वजह से इनकी जो प्रोटीएज एक्टिविटी होती है वो एक्टिव हो जाती है। तो यहां पर ये क्या करता है, ये इसको क्लीव करेगा, ये इसको क्लीव करेगा। क्लीव करने की वजह से इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर मिल जाता है और ये वाला जो कैस्पेज है, इनिशिएटर कैस्पेज, ये एक्टिव होता है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर इनिशिएटर कैस्पेस एक्टिव हो चुका है। अब ये इनिशिएटर कैस्पेस आगे जाएगा और एग्जीक्यूटर कैस्पेस को एक्टिवेट करेगा। तो यहां पर ये इनिशिएटर कैस्पेस प्रेजेंट है। अगर हम एग्जीक्यूटर कैस्पेस की बात करें तो वो नॉर्मली डाइमर फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। इसके पास भी क्या प्रेजेंट है, क्लीवेज साइट प्रेजेंट है, जहां पे आके इसको कट किया जाएगा सो दैट ये एक्टिव हो जाए। यहां पर ये वाली जो साइट है ये इसकी होती है क्लीवेज साइट। स्टिल ये कौन सी फॉर्म में, ये फिलहाल एक्टिव फॉर्म में, ये फिलहाल इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है कौन से में, डाइमर के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। तो ये है कौन सा, ये है एग्जीक्यूटर कैस्पेस। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें ये हो कौन से सकते हैं, ये हो सकता है 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इनमें से कोई भी एक कैस्पेस प्रेजेंट हो सकता है। अब इसको एक्टिव किया जाएगा, किस तरीके से इसको एक्टिवेशन किया जाएगा, इसको क्लीव करके एक्टिव किया जाएगा। तो यहां पर इधर ये जो है इधर आके इनिशिएटर कैस्पेस इसको कट कर देगा। तो फाइनली हमें किस तरीके की चीज मिलेगी, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर ये जो ऊपर का ग्रीन वाला पोर्शन है इस तरीके से आ जाएगा, ये ग्रीन वाला पोर्शन। अगर ये इस तरीके से हो गया तो ये हो जाएगा एक्टिव। वंस इट इज एक्टिव तो यहाँ पर ये आगे जाके और क्या कर सकता है, मल्टीपल सबस्ट्रेट्स को ये क्या कर सकता है, कट कर सकता है। तो इट विल एक्ट ऑन मल्टीपल सबस्ट्रेट्स, और एक बार मल्टीपल सबस्ट्रेट्स पे एक्ट करके ये क्या करवा देगा, एपोप्टोसिस करवा देगा। तो इस तरीके से हमने अभी ये एक्सट्रिंसिक पाथवे शॉर्ट में देखिए किस तरीके से चलती है। अब हम यहाँ पर डिटेल में देखते हैं किस तरीके से ये चलेगी। उससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि इसके सबस्ट्रेट कौन कौन से हो सकते हैं, किन किन पे ये एक्ट कर सकता है, तो जैसे ये डीएनए के प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा, डीएनए प्रोटीन्स पे एक्ट करेगा, यानी कि ऐसे प्रोटीन्स जो कि डीएनए को पैक रखते हैं। उसी के साथ साथ ये साइटोस्केलेटन पे एक्ट करेगा, साइटोस्केलेटन को डिग्रेड करेगा। उसी के साथ साथ ये न्यूक्लियर लैमिना पे एक्ट करेगा, जो कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखता है। इन्हीं सभी प्रोटीन्स को ये डिग्रेड करना शुरू करेगा। किस तरीके से होगा हम वो भी देखते हैं। एक और चीज को अगर हम यहाँ पर देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को ये डिग्रेड करता है, तो सेल टू सेल अडहेशन रखने वाले प्रोटीन्स को भी ये डिग्रेड कर देता है, क्योंकि फिर हमें 2 सेल के बीच में इंटरैक्शन नहीं चाहिए ना। अब अगर हमें उसे खत्म करना है तो हमें दोनों सेल के बीच में इंटरैक्शन रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या कोशिश करेंगे, हम उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से यहाँ पर कहानी चलेगी हम वो देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा एक सेल प्रेजेंट है, ये सेल क्या है, ये सेल मैसेज लेकर आ रहा है। जैसे कि ये सेल हो सकता है टी साइटोटॉक्सिक सेल, ये टी साइटोटॉक्सिक सेल मैसेज लेकर आ रहा है कि भाई अब तो खत्म करना है सामने वाले सेल को। तो यहाँ पर इसके पास एक लाइगेंड प्रेजेंट होता है, और ये जो लाइगेंड होता है ये होमोट्राइमेरिक लाइगेंड होता है। इस लाइगेंड का नाम होता है फास-एल लाइगेंड। ये जो लाइगेंड है किस फॉर्म में है, होमोट्राइमेरिक फॉर्म में। ये लेकर आता है मैसेज और सेल को ये डिग्रेड करवाने में, मतलब सेल के एपोप्टोसिस करवाने में मदद करता है। इसके सामने यहाँ पर कौन सा सेल प्रेजेंट होगा, वो सेल जिसका हमें एपोप्टोसिस करवाना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एपोप्टोटिक सेल।
इस एपोप्टोटिक सेल में रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो कि इस लाइगेंड को रिसीव करेगा और उसको पहचानेगा। इस लाइगेंड का नाम होता है फास्ट डेथ रिसेप्टर, सॉरी इस रिसेप्टर का नाम होता है फास्ट डेथ रिसेप्टर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये भी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये भी ट्राइमेरिक फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर है फास्ट रिसेप्टर, आर का मतलब रिसेप्टर, और ये भी कौन से फॉर्म में होता है, होमोट्राइमर के फॉर्म में होता है। इसका एक और नाम क्या है, इसको बोला जाता है डेथ रिसेप्टर भी, क्योंकि ये रिसीव करता और डेथ वाले मैसेज को अंदर तक लेकर जाएगा, सेल के अंदर तक ये लेकर जाता है। इसके साथ इसके पास साइटोप्लाज्म में एक डोमेन प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन होती है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेथ डोमेन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं फास आर किस तरीके से होता है, इसके टोटल 3 पोर्शन होते हैं फास आर के। अगर हम इस तरीके से इसको बनाए, एक इसका होमोट्राइमर की जगह अगर मैं एक ही स्ट्रक्चर को देखूं तो बाहर वाला होता है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, इसका लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। उसी के साथ साथ यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, जो कि मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है, ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। वहीं जो सबसे अंदर वाला डोमेन होता है वो होता है डेथ डोमेन, जो कि मैसेज को कहां लेकर जाएगा, सेल के अंदर लेकर जाएगा। तो ये एक्टिव होगा जब मैसेज आया तो यहाँ पर जब एक बार ये डेथ डोमेन एक्टिव हो जाता है तो इससे बाइंड करने के लिए कुछ और चीजें आएंगी, और इससे बाइंड करने के लिए कौन आता है, इससे बाइंड करने के लिए आएगा अडेप्टर। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे अडेप्टर आ सकते हैं, तीनों से बाइंड करते हैं। तो ये अडेप्टर प्रोटीन है जिसको हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था। इस तरीके से ये आ गए अडेप्टर प्रोटीन। जो अडेप्टर प्रोटीन है वो डेथ डोमेन जब एक्टिव होगा तो अडेप्टर प्रोटीन को भी ऑब्वियसली एक्टिवेट कर देगा। ये जो डेथ डोमेन होती, ये जो अडेप्टर प्रोटीन है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है FADD। इस FADD की भी 2 सब यूनिट्स होती है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पार्ट आप इसका देख रहे हो जो कि डेथ डोमेन से इंटरैक्ट कर रहा है, उसको डेथ डोमेन ही कहा जाता है। वहीं अडेप्टर प्रोटीन का ये जो नीचे वाला रीजन है, इसको बोला जाएगा डेथ इफेक्टर डोमेन, क्योंकि ये इफेक्ट कॉज करेगी। तो ये होता है डेथ इफेक्टर डोमेन। तो इस तरीके से कौन प्रेजेंट है, इस तरीके से FADD जो कि एक अडेप्टर प्रोटीन है वो इधर प्रेजेंट होगा और ये सारी चीजों को आगे जाके एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं FADD के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं आगे अगर, तो FADD क्या है, एक अडेप्टर प्रोटीन है जो कि अडेप्ट करता है, उस मैसेज को लेगा। यहाँ पर इसके पास 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से। ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं डेथ डोमेन। क्यों इसको डेथ डोमेन बोला जा रहा है, क्योंकि ये मैसेज को रिसीव कर रहा है। और इसका जो नीचे वाला होता है वो DED होता है, यानी कि डेथ इफेक्टर डोमेन, क्योंकि वो मैसेज को आगे लेकर जाएगा। इन शॉर्ट में इसको DD बोला जाता है और इसको बोला जाता है DED। अगर हम FADD की फुल फॉर्म देखें तो वो क्या होता है, फास्ट एसोसिएटेड प्रोटीन डेथ डोमेन। इसकी फुल फॉर्म होती है फास्ट एसोसिएटेड प्रोटीन डेथ डोमेन, डेथ डोमेन। क्योंकि ये फास्ट से एसोसिएट हो रहा है इसलिए इसका नाम कुछ इस तरीके से रखा गया। तो ये FADD एक बार अगर एक्टिवेट हो गया तो अभी ये कहाँ जाएगा, अभी ये जाएगा प्रोकैस्पेस के पास और उनको एक्टिवेट करवाएगा। कौन से प्रोकैस्पेस के पास जाएगा, इनिशिएटर प्रोकैस्पेस के पास जाता है। तो यहाँ पर इसके जाने से अच्छा यहाँ पर कौन आ जाता है, यहाँ पर प्रोकैस्पेस इटसेल्फ आ जाएगा। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट है। अब अगर यहाँ पर मैं बनाऊं, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बनाऊं आगे करके, तो यहाँ पर अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो यहाँ पर कुछ चीजों को मैं इरेज करके कंटिन्यू करती हूँ ताकि मेरे पास स्पेस हो जाए। तो यहाँ पर अब कौन आएगा, इनिशिएटर प्रोकैस्पेस आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इनिशिएटर प्रोकैस्पेस आ गया है ताकि उसका क्या बन सके, ताकि वो एक डाइमर बना सके। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इसका क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ये एक डाइमर बनाएगा। डाइमर बना लिया तो आगे का स्टेप हमें पता है। यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसका साइटोप्लाज्मिक डोमेन फास्ट का, उसी के साथ साथ अडेप्टर प्रोटीन, उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोकैस्पेस, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है डिस्क। इनको इन शॉर्ट क्या बोला जाएगा, डिस्क बोला जाएगा। तो हम थोड़ा सा पहले डिस्क के बारे में भी समझ लेते हैं। डिस्क क्या है कि फास्ट का जो यहाँ पर कौन सा डोमेन होता है, साइटोप्लाज्मिक डोमेन होता है वो। उसी के साथ साथ यहाँ पर कौन इंक्लूडेड होगा, अडेप्टर प्रोटीन। अडेप्टर प्रोटीन के साथ साथ कौन इंक्लूडेड होगा, प्रोकैस्पेस।
ये सारी चीजों को मिलके यहाँ पर बोला जाता है डिस्क प्रोटीन, डिस्क स्ट्रक्चर। डिस्क क्या होता है? डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स, डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ये डेथ इंड्यूस कर रहा है और सिग्नल इंड्यूस कर रहा है, इसलिए डेथ इंड्यूसिंग सिग्नल कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन हो गई? यहां पर डिस्क की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब यहां पर अगर एक बार इसकी फॉर्मेशन हो गई और ये एक्टिवेट हो गया, तो इसके बाद यहां पर क्या होगा हमें बहुत अच्छे से पता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इसको कट करेगा, क्योंकि ये एक्टिव हो चुका है, और ये इसको कट कर देगा। इस तरीके से ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कट कर देंगे। एक बार जब ये एक्टिवेट हो गए तो फिर ये कहाँ आ जाएंगे? अंदर की तरफ आ जाएंगे। इस तरीके से ये ऊपर वाला रीजन, ये नीचे वाला रीजन, यहाँ पर ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये कहाँ आ गया? ये अब अंदर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। ये क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा एक्टिव कैस्पेस। ये कौन सा कैस्पेस है? इनिशिएटर कैस्पेस है। ये इनिशिएटर कैस्पेस था। अब ये इनिशिएटर कैस्पेस किस पे जाके वर्क करेगा? सेम वैसे ही जो हमने देखा था, अब ये वर्क करेगा एक्जीक्यूटिनर कैस्पेस पे। जो हमने अब देखा था वही वाली कंडीशन जाएगी, एक्जीक्यूटिनर प्रो कैस्पेस पे जाके वर्क करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कैस्पेस में। ये वाला जो कैस्पेस है ये एक्टिव कैस्पेस होगा। कौन कौन से हो सकते हैं वो हमने पहले ही देख लिए थे, यहीं पे हमने बना लिया था 3, 6, 7, कोई भी यहाँ पे हो सकता है। एक बार जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर अब ये जो सिग्नल है ये आगे बढ़ेगा। ये सिग्नल अब किसके पास जाता है? सबसे पहले तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर ये दूसरी चीजें कर सकता है, जैसे कि साइटोस्केलेटन को डिग्रेड कर देगा। ये क्या कर सकता है? साइटोस्केलेटन को डिग्रेड कर सकता है। उसी के साथ साथ ये क्या करेगा? सेल टू सेल अडहेशन वाले प्रोटीन को भी डिग्रेड कर देगा। सेल टू सेल अडहेशन प्रोटीन्स को भी इसने क्या कर दिया? डिग्रेड कर दिया। प्रोटीन्स को भी डिग्रेड कर देगा। उसी के साथ साथ अगर हम फर्दर बढ़ेंगे तो अब ये किसके ऊपर वर्क करेगा हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर आगे जाके अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको कंटिन्यू करूं तो इस तरीके से हमारे पास सेल था, सेल में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर कौन था? यहाँ पर हमारे पास कैस्पेस प्रेजेंट है जो कि एक्टिवेटेड है, एक्जीक्यूटिनर कैस्पेस। ये हमारे पास इस तरीके से प्रेजेंट है एक्टिव फॉर्म में। अब ये किसके ऊपर जाके वर्क करता है? ये आईकैड के ऊपर जाके वर्क करता है। यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कैड प्रोटीन, लेकिन कैड प्रोटीन को फिलहाल इनएक्टिव रख रहा है आईकैड। ये इस तरीके से इसको इनएक्टिव रखता है आईकैड। कैड प्रोटीन कौन सा है? ऐसा प्रोटीन जो कि डीएनए को डैमेज कर सकता है। इसका काम होता है डीएनए को डैमेज करना, उसको तोड़ना। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये होता है कैस्पेस एक्टिवेटेड डीएनए। ऐसा डीएनए जो कि किसको एक्टिवेट कर, जो कि किससे एक्टिवेट हुआ है? कैस्पेस से। वही ये क्या होता है? ये होता है इनहिबिटर ऑफ कैड। ये इनहिबिटर है कैड का। तो एक बार यहाँ पर एक्जीक्यूटिनर कैस्पेस आ जाएगा तो ये एक्जीक्यूटिनर कैस्पेस इसको कन्वर्ट करवा देगा। यहाँ पर ये एक्ट करेगा, इसको फ्री करवा देगा आई कैड को, और कैड को फ्री करवा देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैड एक्टिवेट हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें किसने करवाई है? एक्जीक्यूटिनर कैस्पेस ने करवाई है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ये किस पे जाके वर्क करेगा? डीएनए फ्रेगमेंट पे जाके वर्क करेगा। तो यहाँ पर एक्टिव कैड गया और इसने क्या किया? डीएनए पे जाके वर्क किया। डीएनए के क्या करवा देगा? डीएनए के फ्रेगमेंट्स करवा देगा। डीएनए के फ्रेगमेंट्स होने की वजह से क्या हो जाएगा? इनका एपोप्टोसिस हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी की पूरी कहानी चलती है। इस तरीके से ये डैमेज किया जाता है। तो यहाँ पर आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या कैसे चल रहा है। अगर हम यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में फिर से क्विक रिवीजन दे दूं तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? सिग्नल आएगा। सिग्नल किस फॉर्म में है? फास्ट लाइगेंड के फॉर्म में। फास्ट लाइगेंड किसको एक्टिवेट कर देगा? फास्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा। फास्ट रिसेप्टर की 3 डोमेन होती है, एक लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है और एक डेथ डोमेन होती है। डेथ डोमेन के साथ आके कौन बाइंड करेगा? अडेप्टर प्रोटीन की डेथ डोमेन आके बाइंड करेगी। अडेप्टर प्रोटीन की एक और डोमेन होती है डीईडी डोमेन। ये पूरी की पूरी क्या है? ये पूरी की पूरी है अडेप्टर प्रोटीन।
इस अडेप्टर प्रोटीन से दो मोनोमेरिक प्रोकैस्पेस आके बाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्रोकैस्पेस आके बाइंड किए हैं। प्रोकैस्पेस का भी क्या होगा, सेम यहाँ पर भी इसके पास होगा, दो डोमेन्स प्रेजेंट थी इस तरीके से, तो वो यहाँ पे आके इससे बाइंड होगी। जैसे ही यहाँ पर दो इससे आके बाइंड हो जाएंगे प्रोकैस्पेस, इनिशिएटर प्रोकैस्पेस, तो वो क्या हो जाएंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, इनिशिएटर प्रोकैस्पेस। तो वो हो चुके हैं एक्टिव। अगर ये एक्टिव हो गए तो ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे एग्जीक्यूटिनर के पास। किसको कन्वर्ट करवाएंगे, ये अब एग्जीक्यूटिनर कैस्पेस को एक्टिव करवाएंगे, एग्जीक्यूटिनर कैस्पेस को। एक बार एग्जीक्यूटिनर कैस्पेस जो है वो प्रो कैस्पेस से कन्वर्ट हो गया कैस्पेस में, तो ये क्या कर सकता है, काफी सारी चीजें कर सकता है, जिनमें से हमने एक चीज देखी कि ये न्यूक्लियर लैमिना को डिग्रेड करेगा। उसी के साथ साथ ये क्या करेगा, उसी के साथ साथ ये साइटोस्केलेटन को डिग्रेड करेगा। साइटोस्केलेटन के साथ साथ ये जो सेल टू सेल अडहेशन वाले प्रोटीन होते हैं उनको भी डिग्रेड करेगा। और उसी के साथ साथ ये क्या करेगा, कैड को फ्री करवाएगा। आई कैड से क्या करवाएगा, कैड को फ्री करवाएगा। तो कैड क्या करेगा, डीएनए के फ्रेगमेंट्स करेगा। डीएनए के फ्रेगमेंट्स होने की वजह से यहाँ पर एपोप्टोसिस हो जाएगी। मतलब इन टोटल इन सभी रीजन की वजह से एपोप्टोसिस हो जाती है। तो आई होप गाइस कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको ये जो है बहुत अच्छे से हेल्प करेगा समझने में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।